ये भाई तो हमेशा नेगेटिव नेगेटिव बोलता रहता है। मेरा व्यूज़ है, मेरा फीडबैक है, मेरा ओनरशिप एक्सपीरियंस है मेरे गाड़ी के लिए। माई बम इज़ नॉट योर बम, इसकी चोरी ही नहीं हो सकती। अभी तो क्लच के बारे में बात करने के लिए भी मुझे डर लगता है। इजीली अवेलेबल है, इफ़ दे कैन गिव यू व्हाई कैंट यू, बट यस, होंडा इज़ होंडा। सो हेलो एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ एक्सप्लोरर दिनेश। एंड आज ये वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ अपने होंडा NX 500 AKA रूपाली के लिए। अपना 10,000 प्लस किलोमीटर्स का ओनरशिप एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ये मेरा लॉन्ग टर्म ओनरशिप रिव्यू वीडियो होगा। रिव्यू नहीं, एक फीडबैक वीडियो ले लीजिए, क्योंकि रिव्यू, मैं एक मोटरसाइकिल एंथुसियास्ट हूँ एंड मेरा जो फीडबैक है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जो मेरा 1 ईयर का फीडबैक है इस गाड़ी के साथ, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एंड इस 1 ईयर में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स, बहुत कुछ हुए हैं, जैसा कि आपको पता ही होगा, अपने वीडियोस में देखे ही होंगे। एंड मेरे रीसेंट वीडियोस में भी बहुत सारे कमेंट्स वगैरह मैंने पढ़ा है। तो चलते हैं वीडियो के जर्नी में, आपको पता चल जाएगा कि ये गाड़ी के साथ मैंने क्या क्या फेस किया है, कितने अच्छे पॉइंट्स इस गाड़ी के हैं, कितने एडवांटेजेस हैं, कितने डिसएडवांटेजेस हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स मैंने फेस किए, ये गाड़ी किसके लिए सूटेबल है एंड कौन इसे लेना चाहिए और नहीं लेना चाहिए, ये सब मैं आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो बने रहिए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरे हाथों में एक लंबा चौड़ा लिस्ट है एंड ये सारे पॉइंट्स मैं आपके साथ धीरे धीरे डिस्कस करूंगा। तो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मैं एक डिस्क्लेमर ज़रूर देना चाहूँगा आपके साथ, वो ये कि आई नो देर आर लॉट ऑफ एक्सपर्ट्स ओवर हियर। बहुत सारे व्यूअर्स मेरे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस रखते हैं, मुझसे भी ज़्यादा एक्सपीरियंस रखते हैं मोटरसाइकिलिंग में, और हो सकता है बहुत सारे व्यू पॉइंट्स, बहुत सारे फीडबैक उनको हजम ना हो, उनको डाइजेस्ट ना हो, उनका एक डिफरेंट व्यू पॉइंट हो उस मैटर में। तो मैं बस यही डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि इस वीडियो में ये पूरा मेरा ओनरशिप फीडबैक है, मेरा ओनरशिप रिव्यू है। जो भी एडवाइस मैं दे रहा हूँ वो आपको लेना है तो लीजिए, ये वीडियो देखना है तो देखिए, नहीं तो बाकी आपकी मर्जी। एंड आप लोग तो काफ़ी समझदार हैं, तो उससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकता। वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है, एज़ यूजुअल मेरे सारे वीडियोस लंबे ही होते जा रहे हैं। आई डोंट नो, बट स्टिल देन आई विल ट्राई टू मेक इट मोर इन्फॉर्मेटिव फॉर यू, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, पूरे लास्ट तक देखिए रहिएगा। एंड अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल, लाइक द वीडियो इफ़ इट इज़ हेल्पफुल फॉर यू एंड कमेंट योर फीडबैक एंड ओपिनियंस इन द कमेंट सेक्शन बिलो। काफ़ी मज़ा आता है मुझे आपके रिएक्शंस और फीडबैक पढ़ने में, तो प्लीज़ वो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। अगर इस वीडियो में कोई भी चीज़ मिस हो गया रहेगा तो वो भी मैं आपके साथ कमेंट सेक्शन में डिस्कस करने के लिए तैयार हूँ। Now coming to the channel, I have posted lot of videos on this NX 500, lot of ride videos, lot of trip videos and बहुत सारे एक्सेसरीज वीडियो, वो सब आप चेकआउट कर सकते हैं मेरे चैनल के प्लेलिस्ट्स पे जाके। तो गाड़ी पे जितने भी एक्सेसरीज फिटिंग है उसके लिए एक डेडिकेटेड 4 वीडियोस का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वो चेकआउट कर सकते हैं, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं मेरे रूपाली का, मेरा होंडा NX 500 का डिटेल्ड रिव्यू। सो टू बिगिन विथ, लेट्स स्टार्ट विद द सस्पेंशन। इस गाड़ी का जो सस्पेंशन है काफ़ी बढ़िया सस्पेंशन है, स्पेशली अगर आप टूरिंग में हैं तो इसका सस्पेंशन काफ़ी अच्छा है। इसमें आते हैं 41 mm के शोआ सेपरेट फंक्शन बिग पिस्टन वाले शॉक एब्जॉर्बर्स। एंड एक डिसएडवांटेज ये है कि ये एडजस्टेबल नहीं है। सामने का 41 mm का शॉक एब्जॉर्बर्स है एंड पीछे का जो रियर है वो प्रोलिंक का, शोआ का प्रोलिंक वाले शॉकर्स है। फ्रंट वाला जो सस्पेंशन है वो थोड़ा सा हार्ड है, बिकॉज आपको कॉर्नरिंग में इजी रहेगा। अगर रफ रोड है, रफ पैचेस है, तो उस पर भी गाड़ी चलाने में इजी रहेगा, तो उसलिए थोड़ा सा सस्पेंशन फ्रंट का हार्ड है, जो कि अच्छी बात है। एंड पीछे का जो है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है,
तो बाय डिफ़ॉल्ट जब आप स्टॉक गाड़ी का देखते हैं तो रियर का जो सस्पेंशन है वो काफ़ी सॉफ्ट है। तो अगर कभी कभी ऐसा होता है कि आपका जो पीछे का जो सस्पेंशन इतना सॉफ्ट है कि आपको लगेगा कि गाड़ी दब के जा रही है। जो रास्ते में जो अंडुलेशंस होते हैं वो लगेगा कि गाड़ी दब रहा है, ऐसे दब के जा रहा है, ठीक है। तो नेवरदलेस अगर आपको कंफर्ट चाहिए तो सस्पेंशन इसके जो है फ्रंट एंड रियर काफ़ी अच्छे से एडजस्टेड है, तो उसमें आपको कोई कंप्लेन नहीं रहेगा। बहुत ही अच्छे क्वालिटी का इसका सस्पेंशन है। नाउ मूविंग ऑन टू द टायर्स, द सेकंड पॉइंट। टायर्स जो इसके हैं ये है 19 इंच और वो रियर का है 17 इंच। तो ये डनलॉप का ट्रेल मैक्स का टायर है। एंड नॉर्मली डनलॉप का जो टायर्स हैं उसका रेपुटेशन इंडियन मार्केट या फिर ओवरसीज बोल सकते हैं, उसमें उसका रेपुटेशन इतना कुछ अच्छा नहीं है बिकॉज ऑफ द ग्रिपिंग क्वालिटी। इसका जो वेट पैचेस में जो इसका एक्सपीरियंस रहता है वो अच्छा नहीं रहता। वो स्टेबिलिटी और जो कॉन्फिडेंस देता नहीं है। आप कॉर्नरिंग वगैरह जब करते हैं तो वो कॉन्फिडेंस, वो ग्रिप आपको मिलता नहीं है। तो ये जो फीडबैक है ये जनरल डनलॉप के सारे टायर्स के साथ ये फीडबैक ऑल ओवर वर्ल्ड आपको ये सुनने को मिलेगा। बट स्ट्रेंजली इस गाड़ी में जो डनलॉप के ट्रेल मैक्स वाले टायर्स दिए हैं एकदम मस्त 19 इंच फ्रंट 17 इंच रियर काफ़ी अच्छे हैं। बट उनके साथ भी एक डिसएडवांटेज है, पर्टिकुलरली जो स्टॉक टायर्स इसके हैं। कमिंग टू द ग्रिप्स एंड राइडिंग एक्सपीरियंस एंड जो वेट पैचेस पे जो आपका एक्सपीरियंस रहेगा उसमें कोई कंप्लेन नहीं है, उसमें सब अच्छा है। लेकिन ये बहुत जल्दी हार्ड हो जाता है। जो मटेरियल आपका जो रबर दिया गया है, आई डोंट नो बाहर का जो टेम्परेचर है, क्लाइमेट है, उस वजह से वैसा है। पर इंडिया में बिकॉज यू हैव ए हॉट एंड ह्यूमिड वेदर थ्रू आउट द ईयर, ये थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। एंड दिस व्हीकल इज रिडन फॉर ऑलमोस्ट 11,000 किलोमीटर्स फॉर 1 ईयर अप्रोक्सीमेटली। डिस्पाइट हैविंग ए प्रॉपर लाइफ एंड थ्रेड एंड एवरीथिंग, हार्ड हो चुका है। उसकी वजह से मुझे वॉबलिंग का इशू भी फेस हुआ। तो ये बात है डनलॉप के टायर्स के बारे में। द नेक्स्ट पॉइंट इज द ब्रेक्स ऑफ दिस बाइक इज ऑसम। इनिशियली मुझे इसका ब्रेक्स इतना पसंद नहीं आया था जब मैंने गाड़ी की डिलीवरी ली थी। एंड गाड़ी का जो फ्रंट ब्रेक्स था वो मुझे इतना प्रॉमिसिंग नहीं लग रहा था, इतना कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग नहीं लग रहा था। बट ग्रेजुअली जैसे जैसे मैंने इसको गाड़ी को चलाया एंड भगाया तो आई थिंक इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम इसका ब्रेक पैड्स काफ़ी अच्छे से परफॉर्म करने लगे एंड नाउ दे आर ग्रेट। इसमें अभी तक तो होंडा के OEM ब्रेक पैड्स लगे हुए हैं विच इज़ अप्रोक्सीमेटली फ्रंट ब्रेक पैड्स और रियर ब्रेक पैड का कॉस्ट नियरली आपको 3,400 3,500 अप्रोक्सीमेटली आपको लगेगा। मार्केट में बहुत सारे ब्रेक पैड्स अवेलेबल हैं, EBC और सिंटर्ड और काफ़ी वैरायटीज़ के हैं ब्रेक पैड्स अवेलेबल है। लेकिन उनका फीडबैक और इसके फीडबैक में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ऐसा मुझे सुनने को मिला, ऐसा मेरे रिसर्च में मिला। इसके ब्रेक पैड्स जो होंडा प्रोवाइड करता है वो काफ़ी अच्छे हैं। इनिशियली थोड़ा लैग करते हैं लेकिन गोइंग डाउन द लाइन वो अपना काम बखूबी निभाते हैं। The next point which I want to discuss about here is the chassis of this bike. The chassis of the bike is very strong, steel frame का है and काफ़ी अच्छा इसका rigidity है। और coming to the chassis, the best part of this bike is the way it handles in the traffic. आप कितना easy और बहुत nimble way में, बहुत easily हैवी ट्रैफिक में भी आप इसको आराम से गाड़ी चला के चले जाएंगे। सो उस मामले में ये गाड़ी बहुत ही अच्छा है। आपको लगेगा ही नहीं कि ये 196 kg का वेट है इस गाड़ी का, लेकिन फिर भी जब आप इस गाड़ी को ट्रैफिक में चलाते हैं आपको इतना निम्बल, इतना क्विक, इतना अच्छे से क्रिस क्रॉस करके आप ट्रैफिक में आराम से गाड़ी चला सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम आपको फेस नहीं होगा। एंड ऑल थैंक्स टू इट्स चेसिस, द वे इट इज़ बिल्ड एंड द वे the weight handling has been done, the kind of engineering Honda has put in this bike. The next point is the weight of this bike. This bike is roughly around 196 kg curb weight and seat height जो इसका है ये 830 mm का seat height है, तो which is very decent height for any average Indian bike rider for like 5.5, 5.7. I am 5.7 and I rarely tiptoe
टिप्टो तो होता ही नहीं है, एकदम फ्लैट फुट, ये थोड़ा सा मतलब कंप्लीट फ्लैट फुट नहीं होता, थोड़ा सा गैप रहता है। बट अगर मैं राइडिंग बूट्स और वो सब पहन लेता हूँ तो वो बिग गैप भी चला जाता है। सो फॉर एन एवरेज इंडियन द सीट हाइट इज़ वेरी गुड, 830 mm। और जो वेट भी है 196 kg जो है। नॉर्मली आपका देखिए होंडा का गाड़ी हो या कोई भी प्रीमियम गाड़ी अगर लेते हैं ना, तो they charge that much of premium because of the engineering which they have done for the weight distribution, for the weight management and other parts। तो इस गाड़ी का वेट डिस्ट्रीब्यूशन, वेट मैनेजमेंट एकदम बढ़िया है, तो जिसके वजह से आपको गाड़ी का जो ड्राइवेबिलिटी है, जो राइडेबिलिटी एक्सपीरियंस आपको मिलता है ट्विस्टिस में, कॉर्नर्स में, टूरिंग में, ट्रैफिक में, सिटी ट्रैफिक में, वो बहुत ही अच्छा रहता है। तो no complaints on the weight or the seat comfort is also pretty good। हाँ थोड़ा सा हार्ड है, अगर आप 1 hour 2 hours के ज़्यादा अगर राइड करते हैं तो थोड़ा सा आपको नमनेस फील होगा आपके बम में, बट यस एवरी बम इज़ डिफरेंट। अगेन आई नो सम कमेंट्स विल कम कि भाई मेरे गाड़ी में तो बम दुखता नहीं है एंड आपका कैसे दुखता है, तो माई बम इज़ नॉट योर बम। बात तो सही है। So every rider's physique and everything is different, so comfort varies from one person to another। हो सकता है कि मेरे लिए problematic हो और आपके लिए ना हो, but I would say it is not so hard। it is decent enough। I think KTM वगैरह से तो काफ़ी अच्छा ही है, काफ़ी अच्छा पैडिंग वगैरह है। आई थिंक अगर आपके पास एक्टिवा वगैरह है तो उसका सीट जैसा है वही सेम क्वालिटी का है। जो सामने का जो पोर्शन है, जो फ्रंट राइडर के लिए जो सीट है, काफ़ी अच्छा है, स्ट्रॉन्ग फर्म है, विच इज़ गुड फॉर लॉन्ग राइडिंग। बट येस आफ्टर 1.5 hour ऑफ राइडिंग, 1 to 2 hours ऑफ राइडिंग, यू विल फील लिटिल बिट ऑफ नमनेस, लिटिल बिट ऑफ पेन इन योर बम। द फ्रंट पार्ट इज डिसेंट एनफ ऑफ कुशनिंग इज गिवन, क्वाइट कंफर्ट। जो सामने का जो एरिया है वो थोड़ा सा नैरो है, विच इज़ हेल्पफुल फॉर ऑफ रोडिंग। अगर आप यहाँ पे बैठ के राइड करते हैं तो कंट्रोल और बैलेंस बहुत इजीली हो जाता है जब आप एक ऑफ रोड ट्रैक पे जाते हैं। एंड ग्रेजुअली ये थोड़ा वाइड होता है, ये जैसे ही वाइड हो रहा है यहाँ पे, तो लॉन्ग टूर, लॉन्ग हाईवे में आप थोड़ा पीछे होके अगर बैठेंगे तो आपके बम को काफ़ी कंफर्ट मिलता है, काफ़ी बैक सपोर्ट मिलता है, एंड इट्स अ वेरी एन्जॉयबल कंफर्टेबल जर्नी। वही सेम चीज़ इसका जो पिलियन सीट है उसके लिए, हालांकि सेम कुशनिंग इसमें भी है, लेकिन ये जो साइज़ दिया गया है रियर का पिलियन के लिए काफ़ी छोटा है। तो इसको अगर थोड़ा सा लंबा कर सकते थे या फिर थोड़ा सा चौड़ा कर सकते थे तो थोड़ा कंफर्टेबल होता पिलियन के लिए। बट देर आर नो कंप्लेंट्स। मेरे साथ पिलियन, मेरी वाइफ भी गई थी, बट देर आर नो कंप्लेंट्स बिकॉज योर सस्पेंशन इज़ सो ग्रेट। योर सस्पेंशन, रियर सस्पेंशन इज सो सॉफ्ट एंड गुड कि वो कंपनसेट कर देता है इसका हार्डनेस के साथ। तो ओवरऑल नो कंप्लेंट्स, बट या देर आर सम improvements can be done with respect to the seat। Okay, the next point is the instrument cluster of this bike। It comes with a 5-inch TFT screen, 5-inch TFT display। इसका काफ़ी crisp and visible आपको TFT मिलता है, colorful TFT मिलता है with lot of information inbuilt। Also it comes with Honda Road Sync app, जिसमें आप आराम से टर्न बाय टर्न नेविगेशन देख सकते हैं, ब्लूटूथ एनेबल्ड है, कॉल रिसीव कर सकते हैं, म्यूज़िक देख सकते हैं। पर्टिकुलरली मुझे ये काफ़ी बेनिफिशियल रहता है क्योंकि मेरा जो ब्लूटूथ इंटरकॉम है उसमें काफ़ी सारे बटन्स है और उसमें नेविगेट करना एट द टाइम ऑफ राइडिंग इज़ वेरी डिफ़िकल्ट बिकॉज इतने सारे बटन से आपको बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है, कौन सा बटन में प्ले है, पॉज है, नेक्स्ट है, प्रीवियस है, कॉल रिसीव, ये सब कुछ समझ में नहीं आता। बट बिकॉज ऑफ दिस जॉयस्टिक विच होंडा गिव्स यू, उस जॉयस्टिक और द होंडा रोड सिंक ऐप, मैं आराम से अपने म्यूजिक, नेविगेशंस, एवरीथिंग विद द क्लिक ऑफ ए बटन आई कैन कंट्रोल इट विदाउट इवन प्रेसिंग एनी बटन ऑन द ब्लूटूथ इंटरकॉम और ऑन माई फ़ोन। तो वो काफ़ी अच्छा है। और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में भी बहुत सारे डिटेल्स बहुत अच्छे से डिस्प्ले किए जाते हैं। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। काफ़ी सारे मोड्स है उसमें, काफ़ी सारे डिज़ाइंस दिए गए हैं, which is kind of a good point for this bike। Okay, the next point is there are two features which Honda gives with this bike is one is the ESS, the emergency stop signal, and the second one is
होंडा इंटेलिजेंट सिक्योरिटी सिस्टम, HISS सिस्टम। ये दो फीचर के बारे में मुझे आज तक किसी भी NX500 के रिव्यू में, यूट्यूब पे मैंने जितने भी रिव्यूज़ देखे हैं, किसी भी वीडियो में किसी ने भी बात नहीं किया है ये दो फीचर्स के बारे में, which I feel is a very good features provided by Honda in terms of safety। द इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल जो है वो फीचर ऐसा है कि जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं एंड सडनली अगर ब्रेक मारते हैं, अगर कोई सामने से कुछ एनिमल आ गया या फिर कोई दूसरा बंदा गाड़ी लेके आ गया एंड यू आर इन ए पैनिक सिचुएशन एंड यू आर डूइंग ए पैनिक ब्रेकिंग, सो इन दैट केस आपके जो चारों इंडिकेटर्स है वो ब्लिंक करेंगे। दैट इज़ कॉल्ड द इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल। तो उस ब्लिंक के वजह से पीछे से ऑनकमिंग ट्रैफिक जो है, वो अपकमिंग जो ट्रैफिक है वो अलर्ट हो जाता है एंड एक एक्सीडेंट होने से आप बच जाते हैं। तो दैट इज़ अ वेरी नाइस एंड गुड फीचर, सेफ्टी फीचर विच होंडा हैज़ इम्प्लीमेंटेड। नाउ अनदर गुड फीचर इज़ द HISS सिस्टम, द होंडा इंटेलिजेंट सेफ्टी सिस्टम। तो ये जो सिस्टम है ये बेसिकली आपका जो की है, इस की के अंदर आपको एक स्मार्ट चिप लगा हुआ है एंड वो स्मार्ट चिप में वो यूनिकली आइडेंटिफाई करता है इस गाड़ी के लॉकिंग सिस्टम के साथ। तो इट्स वेरी गुड इन केस ऑफ एनी थेफ्ट अटेम्प्ट, और कोई चोरी करने का कोई कोशिश कर रहा है इस गाड़ी को, तो अगर वो कोई डुप्लीकेट चाबी से इसको खोलने की कोशिश कर रहा है या मास्टर की से या फिर कुछ अलग तरीके से इस गाड़ी को अनलॉक करने की अगर कोशिश करता है, ये गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होता। बिकॉज इस बाइक का जो इग्निशन सिस्टम वो की का स्मार्ट चिप के साथ मैच होने के बाद ही ये गाड़ी स्टार्ट होता है। तो जब तक ये गाड़ी का चाबी किसी के पास ना हो ये गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो सकता। तो इट्स काइंड ऑफ व्हाट आई कैन से, इसकी चोरी ही नहीं हो सकती। बट आई नो इट्स अ वेरी बिग क्लेम, बट या एटलीस्ट आजकल के चोर बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, तो उनको अगर लेना है तो किसी तरह से भी ले लेंगे। But yes, at least a kind of hindrance, a kind of safety measure which Honda has implemented with the HISS system. Coming to the next point is the headlight. इसका जो headlight है वो Honda कहता है कि उसने थोड़ा modifications किया है, थोड़ा सा अच्छे headlights लगाए हैं in comparison to the earlier generation of CB500X. Yeah, it is good because I have ridden CB500X as well and थोड़ा enhancement है with the stock headlight if I compare it with CB500X, but in general usage I would say night time riding के लिए fit नहीं है। You have to go with the aux lights and जैसा कि आप मेरे accessories वीडियो में देखे होंगे, मैंने Mad Dog Alpha के aux lights लगाया है एंड HJG के डेविल वाले हेडलाइट्स ऑक्स लाइट्स भी लगाए हैं, HJG के डेविल ऑक्स लाइट्स भी लगाए हैं। ये जो ऑक्स लाइट्स है, वैसे 4 ऑक्स लाइट्स की ज़रूरत नहीं है इस बाइक में, मैड डॉग अल्फा इज़ मोर देन एनफ। ये जस्ट फॉर एक एस्थेटिक पर्पस के लिए मैंने लगाया, जस्ट फॉर स्टाइल स्टेटमेंट। इसमें हज़ार्ड सिस्टम भी दिया गया है, तो अगर आप हज़ार्ड बटन क्लिक करते हैं तो आपके चारों लाइट्स ब्लिंक करना शुरू कर देते हैं। तो दैट्स प्रीटी मच अबाउट द लाइटिंग ऑफ दिस बाइक। The next point is the stock mirrors. Stock mirrors are very good. थोड़ा सा डिज़ाइन किया जा सकता था KTM या Dominar की तरह, but yeah, this works and as long as it works, there are no complaints. काफ़ी स्टेबल रहता है, कोई वाइब्रेशंस का इफेक्ट मिरर का व्यूइंग एंगल, व्यूइंग एक्सपीरियंस है उसमें कोई इम्पैक्ट नहीं होता। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ द लुक्स। तो कैसी लग रही है अपनी रूपाली? अच्छी लग रही होगी। वैसे लुक्स आर सब्जेक्टिव। इनिशियली मुझे भी ज़्यादा अट्रैक्ट कर नहीं रहा था, बट ग्रेजुअली इट ग्रू ऑन मी। तो लुक्स आर व्हाट आई कैन से, इट्स रैली इंस्पायर्ड, डकार इंस्पायर्ड जो व्यू दिया गया है। फ्रंट से भी अगर देखेंगे, साइड से भी अगर आप देखेंगे, तो काफ़ी एक डिफरेंट, व्हाट आई कैन से, वेरी डिफरेंट लुकिंग बाइक है, काफ़ी मॉडर्न लुकिंग बाइक है। एंड जो रैली इंस्पायर्ड जो लुक इसका दिया गया है, मैं आपके साथ एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। मैं रिसेंटली अपना साउथ इंडिया एक्सपीडिशन में गया था। इट्स ए अराउंड सम 1500 किलोमीटर्स ऑफ राइड अप एंड डाउन, एंड उस राइड पे काफ़ी सारे स्ट्रेचेस थे जहाँ पे बहुत सारा विंड ब्लो हो रहा था, बहुत स्ट्रॉन्ग विंड ब्लो हो रहा था।
बट बिकॉज ऑफ दिस एरोडायनेमिक डिज़ाइन ऑफ दिस बाइक, ये इतना अच्छे से हैंडल कर रहा था, इतना अच्छे से स्टेबिलिटी दे रहा था। ये जो सामने का जो फ्रंट टावर काइंड ऑफ लुक आ रहा है और ये जो कटिंग आ रहा है, उसके वजह से विंड इतने अच्छे से डिफ्लेक्ट हो रहा था। आपके पैर इसके अंदर ही फिक्स हो जाते हैं, विंड आराम से डिफ्लेक्ट हो जाता है। आपका जो सामने का जो एडजी लुक आ रहा है, उसके वजह से जो आपको एरोडायनेमिक एनहांसमेंट मिल रहा है, आपको जो राइडिंग में स्टेबिलिटी मिल रहा है, वो इस डिज़ाइन के वजह से काफ़ी अच्छा है। एंड आई रियली लाइक्ड इट। एज लॉन्ग एज यू हैव नॉट एक्सपीरियंस्ड इट, यू कैन नॉट से दैट। बट हाँ, ओवरऑल अगर आप इसका लुक्स देखते हैं तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि इट्स नॉट सो अट्रैक्टिव, इट्स नॉट सो व्हाट यू कैन से, लोगों को अट्रैक्ट करने वाला काइंड ऑफ लुक नहीं है। इसको अगर आप एक पार्किंग लॉट पे 10-15 दूसरे गाड़ी के साथ भी अगर लगा देंगे, रख देंगे, तो मोस्टली एज लॉन्ग ये स्टॉक मेरा गाड़ी तो अट्रैक्ट कर जाता है, क्योंकि इतने सारे गैजेट्स और एक्सेसरीज सब लगे हुए हैं, तो कोई भी आके देखना शुरू कर देता है। बट हाँ, अगर आप स्टॉक बाइक को अगर लेके 10-15 गाड़ी के बीच में रख देंगे तो ज़्यादा लोग इसे नोटिस नहीं करते। ओवरऑल इट लुक्स लाइक ए रेगुलर होंडा बाइक, कोई भी दूसरा कम्यूटर सेगमेंट का गाड़ी के साथ ये मिल जाता है, विच इज़ अ गुड पॉइंट, क्योंकि ज़्यादा अटेंशन ग्रैबिंग नहीं होने के वजह से गाड़ी के ऊपर कोई, गाड़ी के साथ कोई छेड़खानी नहीं कर सकता, नहीं करता। तो वो एक बेनिफिट है, क्योंकि अगर ज़्यादा भी अट्रैक्टिव हो जाता है तो लोग आते हैं, बैठते हैं, बटन्स दबाते हैं, फ़ोटो क्लिक करते हैं, इधर उधर का चीज़ हाथ पैर मारते हैं, विच अल्टीमेटली यू डोंट लाइक इट। तो उस डिपार्टमेंट में इतना भी ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है और इतना भी ज़्यादा कम नहीं है, ठीक है। तो as usual, looks are subjective to you. If you like it, you can go with it. Personally, I like the red color. It comes with 3 colors: red, white and black. Black मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया and उसको मेंटेन करना भी बहुत डिफिकल्ट है। White सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है and red भी मुझे बहुत पसंद है, तो मैंने तो red and black का कॉम्बिनेशन लिया है। So that's about the looks of this bike. The next point is the exhaust note. Exhaust note इसका जो है, इस गाड़ी का जो एग्जॉस्ट नॉट है वो काफ़ी पंची है, बेसी है। बहुत सारे जो ग्रुप में हमारे राइडर्स हैं, दे आर प्लानिंग टू चेंज द एग्जॉस्ट टू फुल सिस्टम एंड ऑल, बट जो स्टॉक एग्जॉस्ट भी आता है वो इतना भी बुरा नहीं है, वो काफ़ी अच्छा एग्जॉस्ट साउंड करता है। एंड पर्सनली आई डोंट लाइक वेरी बूम बूम काइंड ऑफ एग्जॉस्ट, बिकॉज जब आप शॉर्ट राइड्स पे रहते हैं आपको कुछ फ़र्क नहीं नज़र आता, लेकिन आप जब लॉन्ग राइड्स पे जाते हैं, लॉन्ग टूर्स पे जाते हैं, हाईवे पे जाते हैं, आप पीछे से बूम बूम का आवाज़ आता है, तो इट काइंड ऑफ क्रिएट्स अ हेडेक काइंड ऑफ थिंग। तो द सूदिंग साउंड विच इट provides, the Honda bike provides, is very good. It's not so silent, it's not so punchy as well, somehow in the middle, and I loved it. काफ़ी अच्छा है। अगर आपको इसका चेंज करना है तो डेविल के एग्जॉस्ट्स आते हैं, फुल सिस्टम एग्जॉस्ट आते हैं, एक्रा के भी आते हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। बट आई पर्सनली लाइक्ड इट एंड आई डोंट थिंक कि एग्जॉस्ट चेंज करके पुलिस का अटेंशन ग्रैब करके फ़ाइन करवाना है। 1-1.5 लाख का आप एग्जॉस्ट चेंज करेंगे एंड फिर देयर इज़ अ रिस्क ऑफ all those penalties and everything. So that's about the exhaust system. Okay, so the next point is the most important, the tank capacity. It comes with 17.5 liters of tank capacity. ओवरऑल इसका जो रेंज इस प्रोवाइड करता है समवेयर बिटवीन 400 to 450 प्लस भी कभी कभी चला जाता है किलोमीटर्स। रिसेंटली मैं अपना साउथ इंडिया एक्सपेडिशन पे, मुझे तो बहुत ही अच्छा माइलेज मिला। वी वर राइडिंग इन अराउंड 120-130 और इन सम स्ट्रेचेस 140-150 प्लस कंटिन्यूसली, एंड इन दैट काइंड ऑफ स्पीड्स एज वेल वी वर गेटिंग अराउंड 26 to 29 kmpl ऑफ माइलेज। सो वेरी गुड, वेरी गुड। जो टैंक कैपेसिटी और जो माइलेज होंडा देता है, नो कंपटीशन विथ एनी ऑफ द ब्रांड्स। ये गाड़ी माइलेज में, टैंक कैपेसिटी में आराम से आपके पॉकेट पे बहुत अच्छा रहता है, कोई आपको खर्चा नहीं करवाती विद द टर्म ऑफ माइलेज और एनीथिंग। तो काफ़ी अच्छा टैंक कैपेसिटी 17.5, वेरी गुड। हाँ, एक चीज़ है कि ये अभी भी इंडिया में E5 E10 कंपैटिबिलिटी में आता है, बट दैट्स अगेन ए कंट्रोवर्शियल काइंड ऑफ थिंग, क्योंकि वैसे
इन्फॉर्मेशन तो ये है कि ये गाड़ी साउथ अफ्रीका ब्राज़ील को भी जाती है जहाँ पे E20 कंपैटिबिलिटी है, तो ये सेम गाड़ी वहाँ पे भी जाती है। तो हो सकता है कि ये E20 कंपैटिबल हो, लेकिन इसके ऊपर जो स्टिकर लगा हुआ रहता है, जो जब आप गाड़ी की डिलीवरी रहते हैं तो गाड़ी पे E5 E10 का स्टिकर लगा रहता है। E20 का स्टिकर इसलिए नहीं लगा रहता क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट का लॉ के हिसाब से जो भी गाड़ी बाहर से आती है CKD या CBU यूनिट में, उसमें कोई भी किसी भी तरह का मॉडिफिकेशन नहीं होना है, कोई भी एडिशनल मॉडिफिकेशंस नहीं होना है। तो उस चक्कर में आपका E20 कंपैटिबल का स्टिकर वो लोग नहीं लगा पा रहे। बट अगेन देयर इज़ नो हार्ड फैक्ट्स ऑन दिस, दिस इज़ जस्ट अ न्यूज़, अ पॉइंट डिस्कस्ड इन इंटरनेट। तो वो मैं आपके साथ शेयर कर लिया हूँ। अभी तक तो मेरे को कोई ऐसा प्रॉब्लम फेस नहीं हुआ है। अराउंड 8 to 10 years down the line, yes, there will be some challenges if it is not a E20 compatible machine. The next point is the clutch and brake levers. क्लच के नाम से ही मुझे आजकल डर लगने लगा है। तो you will come to know if you have seen my past video. Okay, so clutch and brake levers, इसका जो brake lever है वो adjustable है, but strangely clutch lever is not adjustable. Maybe because Honda might have thought कि क्लच तो मैंने इतना easy, इतना कंफर्टेबल, इतना लाइट क्लच दिया है, फेदर लाइट क्लच दिया है, तो फिर मैं एडजस्टेबल क्यों दूं। बट दोनों अगर दे देते तो भाई क्या जाता भाई। एनीवेज, ब्रेक्स आर गुड, ब्रेक लीवर्स आर गुड, क्लच लीवर इज़ आल्सो गुड, इट्स वेरी लाइट। नो, आई थिंक इससे ज़्यादा लाइट क्लच मैंने किसी भी गाड़ी में देखा नहीं है। अभी तो क्लच के बारे में बात करने के लिए भी मुझे डर लगता है, वो आपको पता ही चल चुका होगा जिसने भी मेरे वीडियोज़ देखे हैं। But anyways, in general, clutch plate, so in general, clutch lever, brake levers are very good and they are very cheap as well. They come around between 400 to 700 a piece. So as it's a Honda, तो तोड़ो जितना मर्जी इसके clutch lever, brake levers तोड़ो, लेकिन yeah, as long as it is cheap, that's fine. But availability is the key point over here. मिल जाए तो बढ़िया, ना मिले तो भाई 1 महीना 2 महीना भी वेट करने को मिल सकता है। द स्विच गियर क्वालिटी ओवर दिस बाइक इज़ वेरी गुड। भाई इम्पोर्टेड गाड़ी है, CBU CKD वाले गाड़ी तो में ऐसे इश्यूज होते नहीं है। इसका एक जॉयस्टिक आता है विच इज़ बैक इल्यूमिनेटेड, बट दैट्स अ गुड थिंग। बट आई वुड हैव विश्ड कि अगर वो सेम इल्यूमिनेशन सारे बटन्स में अगर दे दिए होते तो काफ़ी अच्छा रहता, क्योंकि भाई ऑलमोस्ट 7.5 लाख की ये गाड़ी है। आप एक बटन में आप लाइट दे सकते हो तो सारे बटन में दे दो। आजकल तो डोमिनार, बजाज के सारे, TVS के सारे गाड़ी में बैक इल्यूमिनेशन इजीली अवेलेबल है। इफ़ दे कैन गिव यू, व्हाई कैंट यू? बट यस, होंडा इज़ होंडा। सो ओनली वन बटन हैज़ द बैक इल्यूमिनेशन, रेस्ट ऑल आर नॉर्मल। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ द हैंडल बार हाइट एंड द हैंडल बार राइजर्स। तो जो हैंडल बार हाइट इसका जो स्टॉक के साथ आता है, माई हाइट इज़ 5.7। ये गाड़ी का जो हैंडल बार हाइट है, इट्स क्वाइट गुड, क्वाइट डिसेंट, बट मेरा 5.7 के हिसाब से मुझे राइट हैंड में जब एक्सीलरेटर देता था तो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा पेन फील होता था। सो फॉर दैट रीज़न आई वेंट विद द CR हैंडल बार राइजर्स विच आर द टूरिंग वेराइटी, जो थोड़ा सा लेड बैक होके रहता है, which is around 2900 something. You can check out in the Carbon Racing website for those. I have fixed that handlebar risers and now I am 5.7. I am loving it, the way it handles, and highway riding में जो आपको मज़ा मिलता है because of the handlebar risers and all, it's very good. But इसके साथ एक प्रॉब्लम भी है। हैंडलबार राइजर्स लगाने के बाद आपके जो वायर और केबल्स है वो बहुत टाइट हो जाते हैं। वो टाइट होने की वजह से आप जब गाड़ी को लेफ्ट एंड राइट घुमाते हैं, एक्सट्रीम टर्न्स जब करते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा टाइटन हो जाता है एंड उस वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स होते हैं। मेरा जो क्लच प्लेट का जो इशू है वो भी उसी वजह से हुआ है, विच आई बिलीव, क्योंकि हैंडल बार राइजर्स की वजह से केबल हालांकि केबल्स मैंने रीराउटिंग किया था, बट आई फील कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेच्ड है, बहुत ज़्यादा पुल्ड है, तो उस वजह से शायद मेरा जो क्लच प्लेट भी बर्नआउट हुआ था रिसेंटली। जो अगर आप मेरा पिछला वीडियो देखते हैं उसमें क्लच प्लेट का इशू, आई फील कि दैट हैज़ कम बिकॉज ऑफ द हैंडल बार राइजर्स, बिकॉज आफ्टर इंस्टॉलिंग इट वो केबल स्ट्रेच हुए हैं एंड थोड़ा ही सही, बट वो क्लच का जो केबल है वो टाइटन हुआ है एंड उस वजह से कंटिन्यूसली क्लच इज़ एक्टिव एंड उसके वजह से आपका क्लच प्लेट बर्न हुआ है। दिस इज़ व्हाट आई एम सस्पेक्टिंग। तो मैं इसको रिमूव कर दूंगा एंड आई विल बी बैक टू स्टॉक। हाँ, थोड़ा सा हैंड पे प्रेशर आएगा बिकॉज ऑफ माई हाइट एंड एवरीथिंग, बट या
clutch plate का cost around 10,000, which I cannot keep on changing frequently. So I'll be reverting back to the stock. But having said that, the default handlebar position is quite good. The ergonomics, the जो राइडिंग ट्रायंगल बनता है, जो पोजीशन बनता है, वो काफ़ी अच्छा है. लॉन्ग टूरिंग के लिए काफ़ी अच्छा है.